हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू एसआरबी साइंस 11th एनसीईआरटी चैप्टर 10th सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कोशिका चक्र एवं कोशिका का विभाजन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल क्या है। छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं कि सेल बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की, चाहे वो हमारी बॉडी हो, प्लांट हो या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अगर आप देखें तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, सब में बेसिक यूनिट क्या है वो होती है सेल। सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीजन के कौन कौन से फेजेस थे वो हमने देखा। अगर आप स्कूल पे हैं, अभी 11th क्लास में है या 12th में है, तो आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोच के आगे चल रहे हैं कि हमको नीट अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तो किसी भी अनुभवी या एक्सपीरियंस जिन्होंने भी नीट अटेम्प्ट किया होगा उनसे अगर आप डिस्कस करेंगे या पूछेंगे तो वो सिर्फ यही बोलेंगे कि 11th और 12th आप बेसिक क्लियर करके चलो साथ साथ, ठीक है। ये नहीं कि 11th 12th करेंगे उसके बाद हम नीट की प्रिपरेशन करेंगे, ऐसा सोच के अगर आप चल रहे हो तो आपको ज्यादा टाइम, ऐसा नहीं होगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं बोलना चाह रही, लेकिन अगर ये स्ट्रेटेजी है कि 11th 12th हम जैसे तैसे पास कर लें लेकिन उसके बाद फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको हो सकता है ज्यादा टाइम लगे। और अगर आप अभी तो पढ़ना ही है, ठीक है, तो पढ़ाई के साथ साथ ही आप ये सोच के चलें कि नीट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जो कि मैं साथ साथ बताते चलती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आया था या ये चीज पूछी जाती है। तो आप दिमाग लगा के जो भी एनसीईआरटी की लाइन, फर्स्ट थिंग तो आप अपने दिमाग में बिल्कुल ये बैठा के रखें कि एनसीईआरटी के अलावा बायोलॉजी की, ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे बायोलॉजी की बात कर रही हूँ, एनसीईआरटी के अलावा कभी भी इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। एनसीईआरटी मस्ट है, आपको किसी भी टॉपिक में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। जितना एनसीईआरटी में दिया है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे उसकी नॉलेज होनी चाहिए, मानती हूँ इस चीज को, लेकिन इसके अलावा जो दुनिया जहान की बुक्स आती हैं, दुनिया जहान के मॉड्यूल्स आते हैं, उनको आप पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज के लिए या पीएचडी करने के लिए तो करें, लेकिन ये सफिशियंट है। आगे बढ़ते हैं। तो साथ साथ 11th या 12th में हो या नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो एनसीईआरटी की लाइंस ऐसे पढ़ो, जो भी लाइंस आपने पढ़ी, जैसे कि यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इंटरफेज में 3 फेजेस अलग से होते हैं, ठीक है, कौन कौन, G1, S एंड G2। तो G1 में क्या क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है। कंडेंसेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, क्रोमोसोम्स या जीन का डुप्लीकेशन कहाँ पे होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहाँ पे या सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कहाँ पे होता है, ये सारी चीजें आपको ऐसे पढ़नी है कि इनका क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे पूछा जा सकता है कंडेंसेशन कौन से फेज में होता है ना, जो भी लाइन आप एनसीईआरटी की पढ़ते हैं खुद से उसके क्वेश्चन बनाइए कि इन लाइन से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं। हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज जो था उसमें ज्यादा टाइम लगता है G1, S एंड G2 में, और जो एम फेज है जिसको हम माइटोसिस बोलते हैं उसमें कम टाइम लगता है, ठीक है। तो क्या है एम फेज? दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। सबसे ज्यादा जो ड्रामा वाली चीजें होती है, चेंजेस जो होते हैं या दिखाई देने वाली चीजें जो है वो ज्यादातर किसमें होती है, एम फेज या माइटोसिस में, ठीक है। इसमें जो भी मैं नोट्स शेयर करती हूँ वो सारी कॉपी होती है एनसीईआरटी लाइन की जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप एक एक लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इम्पोर्टेंट मैं कुछ नहीं हूँ एनसीईआरटी से इम्पोर्टेंट छांटने वाली, और ना ही आप ये कोशिश करना कि आप इम्पोर्टेंट लाइन पढ़ें और बाकी चीज छोड़ दें, ठीक है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग अ मेजर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो भी चीजें हैं उनको आराम से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं इसके अंदर। The number of chromosomes in the parent and progeny cell is the same. It is also called as equational division. माइटोसिस कैसा डिवीजन है, आप ध्यान दो इस बात को, ये इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल मतलब इक्वेशन में है, जैसे माता पिता की बॉडी के अंदर जो भी चीजें होंगी, मतलब मान लो किसी पेरेंट के पास अगर 40 रुपए हैं तो वो अपने दोनों बच्चों को कितने 40 रुपए देंगे, ठीक है। डुप्लीकेट करेंगे अपनी बॉडी में, मतलब 40 बनाएंगे उस चीज को, फिर इसको भी 40 देंगे और उसको भी 40 देंगे, ठीक है। तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट सेल, या खुद ही ऐसे हो जाते हैं, पेरेंट सेल 2 भागों में बट जाएगी तो दोनों में 40-40 आ जाएंगे, ये है इनका कहने का मतलब, ठीक है। तो जो भी चीजें होंगी पेरेंट के पास वो अपनी प्रोजेनी सेल्स को सेम देंगे, कुछ भी कम या ज्यादा नहीं देंगे, ये आपको याद रखना। इक्वेशनल डिवीजन मतलब जो भी पेरेंट सेल है वहां से 2 आपको प्रोजेनी मिलती है और दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ एवरीथिंग। सेल ऑर्गेनल्स की बात करें, क्रोमोसोम्स की बात करें, साइटोप्लाज्म की बात करें, सारी चीजें इक्वल पाई जाएंगी, ठीक है। दो फॉर
convenience mitosis has been, wait a second, sorry, convenience mitosis has been divided into 4 stages of nuclear division. हम बात कर रहे हैं सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन की, मतलब कैरियोकाइनेसिस की, ठीक है। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो आपका पहला स्टेज होता है. इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस. हम पढ़ने के लिए भले इसको ऐसा पढ़ते हैं कि प्रोफेज अलग होता है, माइटोसिस में ये होता है, एनाफेज में ये होता है, टेलोफेज में ये होता है, ठीक है. 4 फेजेस इसके डिवाइडेड है यहाँ पे, है ना, माइटोसिस में. और एक चीज याद रखनी कि माइटोसिस में क्या होता है, 1 से 2 सेल्स बनती हैं. ये दिया हुआ है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये फेज हम अलग अलग बोल रहे हैं, देखते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा टाइमिंग नहीं होती. ऐसा नहीं कि प्रोफेज के बाद वो 5 मिनट रेस्ट करेगी या 2 मिनट रेस्ट करेगी सेल, फिर उन्होंने क्या करना है, मेटाफेज स्टार्ट करना है, फिर उन्होंने वेट करना है. तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इनके बीच में कुछ टाइमिंग होती है, गैप होती है. बहुत ही कम टाइम होता है, बहुत ही कंटिन्यूअस ये प्रोसेस ऐसे चलती है कि हम इनके बीच किसी प्रकार की टाइमिंग या गैप नहीं देख सकते कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक प्रोफेज है, यहाँ से यहाँ तक मेटाफेज है. ये कंटिन्यूअस होने वाली, हमने सिर्फ अपनी सुविधा के अनुसार इनको ये नाम दिया है. तो आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है. इक्वेशनल मतलब जो भी चीज पेरेंट सेल के पास है इक्वली वो अपनी दोनों प्रोजेनी सेल्स में डिवाइड करेगी. 2 क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि माइटोसिस में 1 से 2 प्रोजेनी सेल्स या डॉटर सेल्स बनती है. माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4 स्टेजेस: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. फर्स्ट, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे प्रोफेज. इस चैप्टर को जब भी आप रीड करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना है कि कौन से फेज में क्या चीजें हो रही हैं, कौन से चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है. एनसीईआरटी की लाइंस ही ध्यान रखनी है. मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि इससे अलग कभी भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं. अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो भी आपको ये चीज पता चलेगी. प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते रहते हैं साथ में, अगर करते हैं, ये मैं बोल रही हूँ क्योंकि आपको ये चीज करनी चाहिए. अगर आप नहीं करते हैं तो प्लीज डेली के डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है. प्रोफेज, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स जो न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है. हमने क्या देखा था, सेल होता है, बाकी सेल ऑर्गेनेल सब गायब हो गए, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रोमेटिन नेट होता है, क्रोमेटिन नेट 2 टाइप की नेट्स उसमें थ्रेड मिलते हैं आपको, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन. आपको मेरे को ये कमेंट करके बताना है कि हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन इन दोनों में से कौन सी जो थ्रेड है वो जेनेटिकली मोर एक्टिव होती है. क्या बताना है, जो हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन जो दोनों थ्रेड होती हैं क्रोमेटिन नेट की, उनमें से कौन सी थ्रेड, यूक्रोमेटिन या फिर हेटेरोक्रोमेटिन, दोनों में से कौन जेनेटिकली मोर एक्टिव होते हैं. क्लियर है. फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का. तो इस फेज में फर्स्ट आपको ये टर्म याद रखना है, कंडेंसेशन. एनसीईआरटी का टर्म है, आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोफेज में क्या होता है, यहाँ पे कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम्स का. क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर. ये याद रखना है कि जो क्रोमोसोम्स हैं ऐसे कंडेंस होते हैं, घने. कंडेंस मतलब मोटे हो रहे हैं, उनका जो कंडेंसेशन होने के कारण उनका जो पार्ट है जो वो 2 क्रोमेटिड से जुड़ा हुआ दिखाई देने लगता है. मतलब जो क्रोमोसोम है वो हमको अलग अलग 2 क्रोमेटिड उसमें दिखाई देने लगते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं एट द सेंट्रोमियर. ये टर्म आपको याद रखना है, सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर. अभी जो आगे आने वाला टर्म है काइनेटोकोर, इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे. सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर क्या होता है, इनके बीच में क्या अलग चीजें हैं, मैं भी आपको बताऊंगी. बस याद रखना कि दोनों क्रोमेटिड किस जगह पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से सेंट्रोमियर पर. इनिशिएशन ऑफ द असेंबली of mitotic spindle, the microtubules, the proteinaceous component of the cell cytoplasm help in the process. इनको या इन अभी जो दोनों पोल्स होती हैं वहां से क्या होता है, वहां से स्पिंडल फाइबर्स जो कि बने हुए हैं आपके प्रोटीन कंपोनेंट के बने हुए होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स या स्पिंडल फाइबर्स से बने हुए होते हैं. ये आके जुड़ने लगते हैं इनकी सेंट्रोमियर पर रुके हुए काइनेटोकोर से, ठीक है. तो यहाँ पे आपको इस लाइन में कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना, बस याद रखना है कि यहाँ से दोनों पोल से क्या निकलती हैं, स्पिंडल फाइबर्स निकलती हैं जो कि बनी हुई होती हैं प्रोटीन की. माइक्रोट्यूब्यूल्स जनरली ये बनती है, माइक्रोट्यूब्यूल से प्रोटीन की बनी हुई होती हैं और साइटोप्लाज्म में वो अपना काम करने लगती हैं. सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज. प्रोफेज जब खत्म होने वाला होता है
तो यहाँ पे क्या देखा जाता है, व्हेन वेव्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में ये देखा गया, डू नॉट शो। यहाँ पे हमको अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवलप, ये चारों जो कंपोनेंट है, या फिर आप ये बोलें कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं सेंट्रियोल को छोड़ के, न्यूक्लियस तो था, न्यूक्लियर इन्वेलप गायब हो गया, न्यूक्लियोलस गायब हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स गायब हो गया, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो अब गायब हो चुके हैं। अगर हम बात करें प्लांट सेल की तो यहाँ पे हमको क्लोरोप्लास्ट भी नहीं मिलेगा। क्लियर है? ये चीज क्वेश्चन पूछी गई है, नीट पे ध्यान रखना कि जो सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो कब डिसअपियर होते हैं। ठीक है, वो होते हैं प्रोफेज के लास्ट में, या फिर अगर प्रोफेज लास्ट नहीं देता या एंड ऑफ प्रोफेज नहीं देता तो आपको प्रोफेज देगा। ठीक है, सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस दैट इज मेटाफेज। नाम से समझ में आ रहा है मेटा, है ना? मेटा मतलब क्या होता है? यहाँ पे मेटा मतलब है आपका मेटाफेजिक प्लेट। कंडेंसेशन हो चुका है आपका प्रोफेज में, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, कंडेंसेशन हो चुका है एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। अब हम इस फेज में, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हम क्लियरली ऑब्जर्व किस फेज में कर सकते हैं क्रोमोसोम्स को? वो कर सकते हैं मेटाफेज में। दिस इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स इज मोस्ट इजीली स्टडीड। ठीक है, सबसे अच्छे से अगर हम किसी क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो वो हम कर सकते हैं मेटाफेज में। माइटोसिस के मेटाफेज में मॉर्फोलॉजी की स्टडी की जा सकती है बहुत अच्छे से। मेटाफेज में आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन नीट का पूछा हुआ है। स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स जो अटैच थे एट सेंट्रोमियर, देखें ये दो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, सॉरी दो क्रोमेटिड है। ये जो कंस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, ये कंस्ट्रिक्शन जो है, इस कंस्ट्रिक्शन को हम बोलते हैं क्या? सेंट्रोमियर। लेकिन इस कंस्ट्रिक्शन पे एक नॉट बंधा होता है या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है काइनेटोकोर। मतलब आप जैसे हम अपनी प्लेट्स वाली चोटी बनाते हैं, ठीक है, तो लास्ट में चोटी का जो कंस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे हम अपना रबर बैंड लगाते हैं, तो जो ये रबर बैंड है दैट इज कॉल्ड काइनेटोकोर। ठीक है, ये कंस्ट्रिक्शन जो है, जो ये जगह जो दिख रही है हमको, है ना, वो आपका सेंट्रोमियर है जरूर कंस्ट्रिक्शन, लेकिन जो नॉट होता है वो काइनेटोकोर है। तो आपको इतना ध्यान रखना कि काइनेटोकोर क्या है और सेंट्रोमियर क्या है। तो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो अटैच, स्पिंडल फाइबर्स कहाँ से आएंगे? हमने डायग्राम में, मैंने अलग से डायग्राम नहीं बनाया है, बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इस कंस्ट्रिक्शन से आके जुड़ेंगे किसमें, है ना, तो वो गम के जैसा, या गम मतलब कौन सा? गोंद वाला गम। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर्स कहाँ से आके जुड़ रहे हैं? यहाँ से आके जुड़ रहे हैं। स्पिंडल फाइबर्स जुड़ते हैं एट द सेंट्रोमियर टू द काइनेटोकोर। ठीक है, ध्यान रखना है कि काइनेटोकोर से जुड़ते हैं और कहाँ पर जुड़ते हैं? सेंट्रोमियर से, बाय विच क्रोमेटिड्स आर कनेक्टेड, है ना। काइनेटोकोर से दोनों क्रोमेटिड भी आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर में। क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर। अब ये जो क्रोमोसोम्स थे इधर उधर फैले हुए थे, है ना, डायग्राम से आप में देखिए इधर उधर फैले हुए हैं। अब वो इक्वेशनल जो आपकी इक्वेटर लाइन होती है, बीच वाली लाइन, इस जगह पे आके, मतलब ये स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, इनको ऐसे अरेंज करते हैं कि ये बिल्कुल एक लाइन पे यहाँ पे आके जमा हो जाए। क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर, मतलब जो बीच है, मध्य रेखाएं है, मध्य लाइन है, अलाइनमेंट है, वहां पे आके ये जमा हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं या रुक जाते हैं, जो भी आप समझे। गेट अलाइन अलोंग मेटाफिजिक प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स, मतलब दोनों पोल्स, जो आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल बोल सकते हैं इस जगह को, तो दोनों पोल्स से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे ये अलाइन हो जाते हैं एक लाइन पे। इस लाइन को हम या तो बोल सकते हैं मेटाफिजिक प्लेट बोल सकते हैं, या फिर इक्वेटर लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेटाफेज की दो कैरेक्टरिस्टिक आपको ध्यान रखनी है, वो याद रखना है कि स्पिंडल फाइबर यहाँ से कनेक्टेड हो जाते हैं, और स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जुड़ने के बाद इनको मेटाफिजिक प्लेट में अरेंज करते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट की मॉर्फोलॉजी की स्टडी आपकी की जाती है मेटाफिजिक प्लेट में। थर्ड फेज है आपका एनाफेज। कैरेक्टरिस्टिक इसमें याद रखने वाली चीजें ये हैं कि बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। जो मेटाफिजिक प्लेट में यहाँ पे अरेंज हुई, अब एनाफेज, मेटाफेज खत्म हो गया, हमको ये चीज पता नहीं चलती कि अरे हाँ मेटाफेज खत्म हो गया, बस ये जब अपनी अपनी तरफ जाने लगते हैं, ये जो एक सेकेंड, क्रोमेटिड्स यहाँ जुड़े हुए हैं, हमने क्या देखा कि ये क्रोमेटिड है, ठीक है, और ये,
है ना। तो ये एक क्रोमेटिड है, ये इधर चले जाएगा और एक क्रोमेटिड जो है वो इधर आ जाएगा। तो दोनों क्रोमेटिड आपके अलग हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, और वो स्टार्ट हो जाता है इनका माइग्रेशन। बीच वाले जो इक्वेटर या मेटाफिजिक प्लेट है, इस जगह से वो अपनी पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका नीट है कि किस फेज में ऐसा होता है कि क्रोमोसोम्स अपने पोल्स की तरफ जाने लगते हैं या माइग्रेशन होने लगता है, दैट इज एनाफेज। ठीक है। सेंट्रोमियर्स स्प्लिट, सेंट्रोमियर्स टूट जाते हैं, खुल जाते हैं, एंड क्रोमेटिड सेपरेट, क्रोमेटिड यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं। तो पहली चीज ये याद रखेंगे कि क्रोमेटिड सेपरेट होंगे और वो अपनी अपनी पोल्स की तरफ जाने लगेंगे, या फिर जो खिंचाव है वो स्टार्ट होता है स्पिंडल फाइबर के कारण और वो अपनी तरफ पोल की तरफ जाने के लिए स्प्लिट आउट होते हैं अपने जुड़े हुए क्रोमेटिड से, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है। क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल्स। तो आपको सिर्फ एनाफेज में याद रखना है। और एक चीज और, हाँ एक चीज मैं भूल गई बताना कि मेटाफेज में आपकी स्टडी की जाती है मॉर्फोलॉजी की। ठीक है, आपको याद रखना है मॉर्फोलॉजी की स्टडी की जाती है आपके मेटाफेज में, लेकिन शेप ऑफ द क्रोमोसोम अगर आपको कभी भी पूछता है, ठीक है, ये चीज एनसीईआरटी में दी हुई नहीं है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि शेप ऑफ द स्टडी की जाती है किसकी, शेप ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स के, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि शेप की स्टडी कौन से फेज में की जाती है, तो वो की जाती है एनाफेज में। शेप की, क्रोमोसोम के शेप की स्टडी की जाती है एनाफेज में। ठीक है। लास्ट फेज है हमारा टीलोफेज। क्रोमोसोम्स जो अब पहुंच चुके हैं अलग अलग अपने पोल्स पे, तो वहां पहुंचने के बाद वो एक क्लस्टर के जैसा, गुच्छे के जैसा अपना आकार बना लेते हैं, या अपनी जो भी स्ट्रक्चर है वो बन जाता है उनका क्लस्टर, क्रोमोसोम क्लस्टर हो जाते हैं, अपना गुच्छा बना लेते हैं, या फिर कंडेंस हो जाते हैं अगेन, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल फोल्स पे वो पहुंच चुके हैं और क्लस्टर का फॉर्म उन्होंने बना लिया है, एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। अलग किसी भी प्रकार का, हमने जो अभी तक क्रोमेटिड अलग देख पा रहे थे या क्रोमोसोम अलग से देख पा रहे थे, तो अब वो क्लस्टर के जैसे, गुच्छे के जैसे बन चुके हैं सारे क्रोमेटिड आपस में। उनकी अलग किसी प्रकार की आइडेंटिटी डिस्क्रीट नहीं हो सकती, या हम उनको ऐसा नहीं देख पा रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल, अब उनकी बॉडी के ऊपर, मतलब बॉडी नहीं बोलना चाहिए, जो भी वो क्रोमेटिड है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वो आपका एनाफेज। ठीक है। एनाफेज में अपोजिट पोल्स में पहुंचे और टीलोफेज में ये क्लस्टर बन गया। अगेन हम यहाँ पे किसी प्रकार का क्रोमोसोम या क्रोमेटिड नहीं देख पा रहे हैं। टीलोफेज में आपकी ये चीजें होती हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिड नेट होता है, तो ये क्रोमेटिड अंदर जाने के बाद इनके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप बनने लगा है। न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, ये क्रोमोसोम्स के जो क्लस्टर है, गुच्छा है, इसके ऊपर न्यूक्लियर का एनवेलप बन गया। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईआर, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स जो कि आपके डिसअपियर हुए थे प्रोफेज में, वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स फिर से रीअपियर होने लगते हैं या रीफॉर्मेशन उनका होने लगता है। रीफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि वो कहीं बाहर से आ रहे हैं, वो पहले क्या हुआ था, वो सारी चीजें घुल गई थी, डिसॉल्व हो चुकी थी साइटोप्लाज्म में, अब वो फिर से रीअपियर होने लगती हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि माइटोसिस के अंदर स्टार्ट होता है आपका कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन, और माइटोसिस जो है वो एक इक्वेशनल डिवीजन है। जो चीज पेरेंट के पास है सेम एज दोनों डॉटर सेल्स को दी जाएंगी, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। 4 इसमें फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। एनसीईआरटी जब भी आप रीड करेंगे आप सिर्फ इतना ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कि कौन से फेज में कौन से चेंजेस हमारी सेल्स की, हमारी मतलब जो भी सेल्स के बारे में हम बात करें उनमें कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइटोकाइनेसिस। बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी प्रकार का अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, आप प्लीज कमेंट करें।